हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हम मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन भौगोलिक विस्तार की सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें ये पार्ट 3 वीडियो होगा। अभी तक हमने मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन में मालवा प्लेटू के टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल इंडिया प्लेटू के बारे में, मध्य भारत के पठार के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूँ मैं अमीशा जायसवाल। इस वीडियो में हमारे टारगेट ऑडियंस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई के एस्पिरेंट्स, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी के एस्पिरेंट्स और अदर व्यापम एग्जाम के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर मध्य प्रदेश की कोई सी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसे जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम मध्य भारत का पठार, इसे इंग्लिश में बोल देंगे सेंट्रल इंडिया प्लेटू। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ये कितने परसेंट एरिया में है। 10.7% भाग में ये फैला हुआ है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है सेंट्रल इंडिया प्लेटू का 10.7% भाग में फैला हुआ है। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,892 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो मैप में, तो ऊपर यूपी है और आपका वेस्ट में राजस्थान है। तो एमपी में है तो ये एरिया, साथ ही साथ राजस्थान में और यूपी में भी फैला हुआ है। अब केवल एमपी बस में तो आएगा नहीं पूरा इलाका, ऐसे कट के इतना तो बस आएगा नहीं ना। तो यूपी में भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है और यहाँ पे राजस्थान के इलाके में भी ये क्षेत्र फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से जिले इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं मुरैना का एरिया आ जाएगा, श्योपुर का एरिया आ जाएगा, साथ ही भिंड का क्षेत्र आ जाएगा। भिंड बुंदेलखंड में भी है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत भी ये आ जाएगा। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं नीचे आपका ग्वालियर का क्षेत्र हो गया। ग्वालियर के आगे हम बढ़ेंगे तो शिवपुरी का क्षेत्र हो जाएगा। शिवपुरी के साथ साथ हम नीचे आएंगे तो गुना का क्षेत्र हो गया। राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच, ये सारे जिले इसके अंतर्गत आ जाएंगे। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी। शिवपुरी भी थोड़ा बुंदेलखंड में आपका होगा इसके साथ साथ। और इसके अलावा गुना, गुना के अलावा राजगढ़, आगरमालवा, ये वाले इलाके मालवा के अंतर्गत भी थे गाइस। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये मध्य भारत के पठार में भी फैले हुए हैं, मंदसौर और नीमच। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है श्योपुर का क्षेत्र, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच और मंदसौर, ये जो जिले हैं ये हमने मैप में भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो उत्तर दिशा में नॉर्थ दिशा की ओर यमुना का मैदान है, साउथ दक्षिण की ओर मालवा का पठार है, वेस्ट पश्चिम की ओर अरावली श्रेणी है और ईस्ट पूर्व की ओर बुंदेलखंड का पठार है। और जो कि एमपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य भारत के पठार के पूर्व में क्या है। अब अगर आप इसे मैप पे नहीं समझोगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे मैप में देखना। तो यहाँ पे ये पॉइंट में आप देख लो सेंट्रल इंडिया प्लेटू लिखा हुआ है, मध्य भारत का पठार। अब इसके साउथ में अगर आप ध्यान से देखो तो मालवा प्लेटू दिख रहा है सभी को, दक्षिण की ओर मालवा प्लेटू का हिस्सा। उत्तर की ओर ऊपर दिशा में हम देख रहे हैं यहाँ पे यमुना का मैदान हो जाएगा। तो यमुना का मैदान नॉर्थ में, उत्तर दिशा की ओर। फिर पूर्व दिशा की ओर हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है बुंदेलखंड प्लेटू, ईस्ट में बुंदेलखंड। और फिर यहाँ पे पूरा फैली हुई है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। तो अरावली हो जाएगी यहाँ पे वेस्ट पश्चिम की ओर। अब मान लो एमपीएसआई में जैसे यहाँ पे हमने देखा कि पूछा गया था कि पूर्व में क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं आगे के एग्जाम में कि वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे मैप में भी देख लिया कि साउथ में है मालवा प्लेटू, ईस्ट में है बुंदेलखंड प्लेटू, नॉर्थ में यमुना प्लेन, यमुना का मैदान, और वेस्ट में अरावली या राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा। और ये कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ था, 10.7%, ये ध्यान रखना। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं औसत वर्षा जो होती है 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है और सबसे कम वर्षा भिंड जिले में होती है, लगभग 55 सेंटीमीटर होती है। सबसे कम वर्षा भिंड जिले में होगी, जरूर ध्यान रखना। इस पठार की जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट की बात कर रही हूं मैं, एवरेज हाइट जो होगी
500 मीटर हो जाएगी। ओके, सर्वाधिक गर्मी यहाँ पे मई माह में पड़ती है। मई के मंथ में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा गर्मी होगी, जिसका कारण इस क्षेत्र में चलने वाली शुष्क और गर्म पवनें हैं, लू है। लू चलती ना, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती तो गर्म हवा चलती, जिसे हम लू कहते हैं। तो ये हो जाएगा पॉइंट कि मई माह में यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी होती है। और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है मध्य भारत के पठार में, तो मई के मंथ में सर्वाधिक गर्मी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो सारे पॉइंट जो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सारे एग्जाम एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए बताया जा रहा है कि आपका पूरा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। इस नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझिएगा। पठार का जो ढाल है, स्लोप है, उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर है। इट मीन्स यहाँ पे देखो इसको मैप में कि जो हमारा एरिया है, इसका ढाल जो है इस वाले इलाके में, ये वाला हमारा उत्तर पूर्व का इलाका होगा। तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर है और उत्तर की ओर है ढाल। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि इसका जो ढाल होगा, स्लोप होगा, नॉर्थ में होगा या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, चूंकि इसका जो स्लोप है, हम देख रहे हैं कि इस तरह से स्लोप है नॉर्थ ईस्ट दिशा में, तो इस वजह से अधिकतर नदियां बहती तो उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन उत्तर पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहती तो है, लेकिन फिर आगे चलकर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती हैं और यमुना नदी से मिल जाती है। ये क्वेश्चन भी पटवारी के 2017 के क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे तो मिल जाएगा कि इसका ढाल कौन सी दिशा की ओर है, उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा की ओर, और आगे चल के नदियां सारी ईस्ट दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। अब इसको यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैंने रफली बनाया हुआ है। चंबल नदी हमारी निकल रही है इंदौर महू के क्षेत्र से, ठीक है। अब ये फ्लो कर रही है और ऊपर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है ना, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फ्लो कर रही है, नॉर्थ वेस्ट में फ्लो कर रही है। इसको तो सीधे चले जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है, मुड़ जाती है, हमारे भिंड मुरैना के क्षेत्र से मुड़ जाती है और कहाँ चले जाती है, ईस्ट दिशा की ओर, नॉर्थ ईस्ट की दिशा की ओर, और यमुना नदी से मिल जाती है। तो वही हम देख रहे हैं कि नदियां ऐसे तो फ्लो कर रही हैं, लेकिन फिर ऐसे मुड़ जाएंगी। जा तो रही है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन आगे चल के वो ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। किसकी वजह से, ढाल की वजह से, स्लोप की वजह से। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ था कि जो पठार का ढाल है गाइस, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट दिशा की ओर है, तो जितनी भी नदियां इधर से ऐसे सीधे जा रही हैं वो मुड़ जाती हैं। चंबल नदी के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। और मध्य भारत के पठार में सबसे प्रमुख रूप से चंबल नदी ही फ्लो करती है, जो हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको मैप में भी समझ लेते हैं, जो मैंने नदी वाला पॉइंट बताया। यहाँ से हमारी चंबल नदी इस तरह से फ्लो कर रही है। अब देखो ये राजस्थान चले जाती है, आपको सीधा बहना चाहिए था ना, ऐसे सीधा ऊपर चले जाती नहीं, लेकिन ये स्लोप की वजह से ऐसे टेढ़ी हो जाती है। देखो इस तरह से हो गई, और इस स्लोप की वजह से फिर आगे जाएगी और यहाँ पे यमुना नदी से मिल जाएगी यूपी में। जो नदियां हैं, जैसे कि चंबल नदी का मैंने एग्जाम्पल बताया, बह तो रही थी कहाँ पे, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट का इलाका, लेकिन स्लोप है यहाँ पे, स्लोप की वजह से, ढाल की वजह से ये पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। ये पूरी कहानी हमने यहाँ पे देखी। तो ये हमारा जो नदियां हैं वो सीधे ऊपर फ्लो ना करके इस तरह से मुड़ के फ्लो करती हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ भी है, आप लिख भी सकते हैं, क्या पता 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए ये, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए, मेंस में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि, और जैसा कि मैंने आपको बताया पटवारी 2017 में आपका ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस पठार के अंतर्गत स्थित चंबल घाटी की गहराई, अब चंबल नदी फ्लो करेगी तो ऐसे गड्ढे से बनाएगी गहराई, यहाँ पे हम देख रहे हैं बीहड़ बनाती है वैसे चंबल नदी यहाँ पे। तो चंबल नदी की जो गहराई है, चंबल घाटी जो यहाँ पे गहराई है 300 मीटर है। ये भी एमपी फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में 2010 में पूछा जा चुका है। तो चंबल नदी ना यहाँ पे फ्लो करते हुए गड्ढा सा बनाते जा रही है, बीहड़ बना देती है। और बीहड़ में आप सभी को पता होगा कि डाकू छुपा करते हैं, पहले बहुत सारे डाकू यहीं पे छुप के रहा करते थे, तो बीहड़ बनाती है चंबल नदी। अब चंबल नदी यहाँ पे बीहड़ बनाती है गाइस, ये कैसे बनती है, ये पूरा एक इलाका है, यहाँ पे मिट्टी वगैरह है। अब चंबल नदी आई, मिट्टी को काट के गड्ढा सा बना दी, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत होता है, मृदा अपरदन या अवनालिका अपरदन।
या मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन बोल देंगे। तो चंबल नदी जो आपका भिंड मुरैना का क्षेत्र है, ग्वालियर का क्षेत्र, वहां पे बहुत सारे बीहड़ बनाती है और सॉइल इरोजन करती है। अगर आप कभी ट्रेन से यात्रा करेंगे, भिंड मुरैना के क्षेत्र से होकर कहीं जाएंगे, तो आपको दिख जाएगा वहां पे बीहड़ बना हुआ। तो बहुत ज्यादा बीहड़ आपको बने हुए देखने को मिलते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबल नदी से सर्वाधिक अपरदन या इरोजन कौन से जिले में होता है, तो मुरैना जिले में होता है। ये 3 बार एग्जाम में पूछा गया अलग अलग। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था, एमपीपीएससी 2016 में फिर से पूछा गया, फिर एमपीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि चंबल नदी सर्वाधिक सॉइल इरोजन कहाँ करेगी, तो मुरैना जिले में करती है चंबल नदी सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन। कहाँ पे? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। तो ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जो हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बीहड़ है गाइस, बीहड़ के क्षेत्र को हम बोलते हैं दस्यु आश्रय क्षेत्र। ये ध्यान रखना, बीहड़ के क्षेत्र को दस्यु आश्रय क्षेत्र कहा जाता है। अब इसका तात्पर्य डाकुओं के छुपने का स्थान, दस्यु आश्रय क्षेत्र हो जाएगा। तो चंबल नदी सर्वाधिक सॉइल इरोजन कहाँ करेगी? सर्वाधिक मृदा अपरदन करती जो है, या बीहड़ सर्वाधिक जो हम देख रहे हैं मुरैना में बना रही है सॉइल इरोजन को करके। अब नेक्स्ट पॉइंट है सीड़ा व रंजात योजना। अब ये क्या है? सीड़ा व रंजात योजना हम देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू गई एक योजना है जिसका संबंध जो मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है चंबल नदी की वजह से, या जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसको रोकने से, कि कैसे मिट्टी का बचाव किया जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बीहड़ बना देती है, सॉइल को काटते जाती है नदी। तो मिट्टी के कटाव या मृदा अपरदन को रोकने से संबंधित है सीड़ा व रंजात योजना। ओके, तो ये हमने पूरा पॉइंट देख लिया। अब यहाँ पे आप देखो चंबल नदी के बारे में हम ज्यादा पॉइंट देख रहे हैं। तो मध्य भारत का जो पठार होगा उसको चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य भारत पठार या सेंट्रल इंडिया प्लेटू को चंबल का उपाद्र प्रदेश या चंबल रीजन भी कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एलुवियल सॉइल पाई जाती है। चंबल नदी यहाँ पे फ्लो कर रही है और जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी, एलुवियल सॉइल पाई जाएगी, जिसमें हम देखते हैं तिलहनी फसल, सरसों की सर्वाधिक खेती होती है, और जिसके कारण मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है गाइस। एमपी कांस्टेबल 2013 के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो उसमें पूछा गया था कि सरसों की हांडी कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहते हैं। सरसों की खेती यहाँ पे सर्वाधिक होती है। कौन सी मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल में होगी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमने जाना मिट्टी के बारे में भी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एरिया है सेंट्रल इंडिया प्लेटू का, यहाँ पे सहरिया जनजाति पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति हुई में से एक है। पिछड़ी जनजाति है ये सहरिया जनजाति, जो मुख्यतः श्योपुर व गुना में आपको देखने को मिलेगी। और श्योपुर में पता है इसका संग्रहालय भी है, म्यूजियम भी है। सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहाँ है? अगर ये पूछ लिया जाए तो सहरिया जनजाति का संग्रहालय श्योपुर में होगा। श्योपुर गुना के क्षेत्र में सहरिया जनजाति, जो मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति में से एक है, वो पाई जाती है। तो ये हमने सेंट्रल इंडिया प्लेटू का एक और पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं मैं पूरा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हमने सबसे पहले देखा सेंट्रल इंडिया प्लेटू जो है 10.7% भाग में फैला हुआ है। इसमें मैंने आपको जिले बता दिए। आपका जो हो जाएगा भिंड का इलाका हो जाएगा, मुरैना का इलाका हो जाएगा, श्योपुर का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा हम देख रहे हैं ग्वालियर, शिवपुरी के बाद नीचे आ जाओगे तो आपको गुना का क्षेत्र देखने को मिलेगा, राजगढ़ का क्षेत्र, आगर मालवा का क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं मंदसौर और नीमच का क्षेत्र। यहाँ पे ये है नहीं ब्लू, लेकिन ये सारे जिले मैंने आपको बताए होंगे। सेंट्रल इंडिया प्लेटू में हम देखते हैं इसका ढाल जो है पूर्व दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर है। तो सारी नदियां ऐसे सीधे तो जा रही हैं लेकिन स्लोप की वजह से इधर मुड़ जाएंगी और यमुना नदी से मिल जाएंगी। प्रमुख रूप से यहाँ पे चंबल नदी फ्लो करती है और चंबल नदी सॉइल इरोजन करती है, मिट्टी का कटाव करती है। चंबल नदी सर्वाधिक सॉइल इरोजन मुरैना जिले में करेगी, ये पॉइंट हमें और ध्यान रखना है। सेंट्रल इंडिया प्लेटू जो है इसको चंबल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी हम देख रहे हैं जिसमें सरसों की खेती होती है, जिसकी वजह से इसको सरसों की हांडी के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका था। सेंट्रल इंडिया प्लेटू के क्षेत्र में श्योपुर गुना के क्षेत्र में पाई जाती है सहरिया जनजाति, जो मध्य प्रदेश की पिछड़ी हुई जनजाति में से एक है। तो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया प्लेटू हमने डिस्कस कर लिया। आगे की क्लास में हम अदर जो प्लेटूस एरिया वो डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस।
ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट प्रदान कीजिएगा और साथ ही साथ आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। लर्न विद अमीशा जायसवाल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की और वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो पीडीएफ आप पा सकते हैं वहां से। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे गाइस।